नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। तो आज है 4 जनवरी। आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास थोड़ा लेट हो गई है, तो चलिए इसमें डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको जनसत्ता, द हिंदू, डाउन टू अर्थ और पीआईबी, इससे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो बताई जाती है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। साथ ही आपको प्री के कुछ प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट बताए जाते हैं और उसमें आपको मेंस की भी तैयारी भी करवाई जाती है। जो आर्टिकल बताया जाता है उसमें आपको मेंस की तैयारी करवाई जाती है, मतलब मेंस में आप उसमें आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो आपके साथ शुरू किया है, अभी तो आपके साथ बहुत रहना है। तो यही चीज़ है कि मतलब धीरे धीरे अपना कार्य करते रहिए। आप अपने कार्य के प्रति एक छोटे छोटे कदम, छोटे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहिए। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। देखिए, ये चीज़ मैंने कल भी डिस्कस की थी। ये काफ़ी न्यूज़ में है, जनसत्ता और कि कई सारे न्यूज़पेपर के द्वारा इसको कवर किया गया है। तो एक कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पे क्या हुआ है कि वहाँ पे कुछ चीते लाए जाने की बात की जा रही है। 12 चीते, तो 12 चीते लाए जाने की बात की जा रही है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से चीते लाने की बात की जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ चीतों की बहुत चीते हमारे यहाँ बहुत अधिक संख्या में नहीं है, तो इसलिए चीते लाने की बात की जा रही है। और इससे पहले कुछ चीते लाए जा चुके हैं। 8 चीते नामीबिया से लाए जा चुके हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, नामीबिया से 8 चीते लाए जा चुके हैं। तो ये दोनों अफ्रीका के, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसी के अंतर्गत ये दोनों देश आते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि चीतों की संख्या काफ़ी घट रही थी, तो इसलिए 12 चीते लाए गए थे। लाए जाने की जनवरी में 12 चीते लाए जाएंगे दक्षिण अफ्रीका से, और 8 चीते नामीबिया से लाए जा चुके हैं। तो यहाँ पे इनको क्वारंटाइन किया गया था, चीतों को क्वारंटाइन करके रखा गया था, ताकि इनको किसी प्रकार की बीमारी ना हो, किसी दूसरे किसी दूसरे पशु से, इनका किसी दूसरे पशु से मिले ना, तो इनको किसी प्रकार की बीमारी ना हो। तो इसलिए यहाँ पे जो दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं, जो उनके विशेषज्ञ थे पर्यावरण के, वो आके कूनो नेशनल पार्क का उन्होंने निरीक्षण किया है। कोई ऐसे ही नहीं, अपने यहाँ के जो पशु होते हैं वो ऐसे ही नहीं दिए जाते हैं। तो यहाँ आके उन्होंने कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में उनका निरीक्षण किया है। उसके बाद उनको पता चला है कि हाँ, मध्य प्रदेश में रहने लायक के चीतों की जगह है, और वो उसका ये है कूनो नेशनल पार्क। तो यहाँ आके परीक्षण किया था, तो इनको यहाँ अनुकूल लगा कि चीते यहाँ रह सकते हैं, तो वही है। और यहाँ पे है, देखिए, पन्ना नेशनल पार्क, विंध्यगिरी नेशनल पार्क, और ये अरावली रेंज, ये सारे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये सारे आपके मध्य प्रदेश में आएंगे। मध्य प्रदेश में आप जितने नेशनल पार्क हैं इसमें सारे दिए हुए हैं। सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा नेशनल पार्क, तो ये आप नर्मदा, ये देखिए नर्मदा नदी जो है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि नामीबिया से कितने चीते लाए गए हैं और दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते लाए जाने की बात की जा रही है। जनवरी में शायद लाए जाएंगे। और इसी के साथ ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। ये न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई जैव विविधता के कारण ये कई न्यूज़पेपर में कवर की गई है। तो कहाँ रखे जाएंगे ये भी याद रख लीजिएगा। तो कूनो नेशनल पार्क में रखे जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे एक न्यूज़ है, देखिए, गैंडा संरक्षण के एक गैंडा संरक्षण की बात की जा रही है। जो विश्व बैंक है हमारा, वर्ल्ड बैंक जिसको हम बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक, ये इसमें क्या होगा कि गैंडा संरक्षण की बात की जा रही है। जैसे कि हम लोग हर पशुओं का संरक्षण कर रहे हैं, जो यहाँ पे जो विलुप्त हो जा रहे हैं, जो पशु विलुप्त हो जा रहे हैं या जो पक्षी विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो उनको संरक्षण किया जाता है, संरक्षण में रखा जाता है। इसमें 3 लिस्ट आती हैं, इसके अंतर्गत 3 लिस्ट आती हैं, जिसमें से कुछ रेड लिस्ट ऐसे करके, तो कुछ 3 लिस्ट आती हैं, इसमें रखा जाता है। तो जो विलुप्त होने के कगार पे हैं उनको, इनके गैंडा विलुप्त होने की कगार पे, तो इनको संरक्षण में रखा जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इनको संरक्षण क्यों दिया जाता है। तो जो लोग नए हैं उन बच्चों को ये नहीं पता होगा कि इनको पशुओं को संरक्षण क्यों दिया जाता है। देखिए, जैसे भी अगर कोई पशु हमारे पृथ्वी पर है, उसका किसी न किसी प्रकार से पृथ्वी पर योगदान है। मान लीजिए कि अगर जैसे कि अगर वो बहुत ज़्यादा पशु पक्षी हो गए, तो फिर जो पर्यावरण है उसको खतरा है। लेकिन अगर बहुत कम हो गए, तो जो हमारा पर्यावरण है उसके अनुकूल हम लोग नहीं रह पाएंगे। क्योंकि देखिए, जो चीते हैं वो छोटे छोटे जानवरों को खाते हैं, तो उससे उनका नियंत्रण रहता है। और फिर उसके बाद जो ये सारी चीज़ें, एक ये सर्कल चला आ रहा है कि वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ये एक सर्कल चला आता है कि सभी जैसे इंसान है, इंसान पशुओं पर आश्रित है, वो
मतलब कि जो मटन का सेवन करते हैं, जो चिकन का सेवन करते हैं, तो ऐसे वो पशुओं पर आधारित है। अगर इंसान उसको खाना बंद कर देगा तो फिर उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो और जो मुर्गी है, जैसे कि आप मुर्गा या मुर्गी जो भी होती है वो कीड़े मकोड़े छोटे छोटे खाते हैं, मेढक भी, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ये जब हम कोई पर्यावरण से अन्य टॉपिक आएगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो अभी यही है कि विश्व बैंक गैंडा संरक्षण की बात कर रहा है। तो चलिए, विश्व बैंक जब गैंडा संरक्षण की बात कर रहा है तो हम लोग थोड़ा विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। और इसमें जानिएगा कि रकम जो दी जा रही है वो 15 करोड़ डॉलर की धनराशि दी जा रही है इसके संरक्षण के लिए विश्व बैंक के द्वारा। चलिए थोड़ा विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका वर्ल्ड बैंक। देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण और विकास करना। जो छोटे देश हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, उनको ये मतलब लोन प्रोवाइड करवाता है कुछ सस्ते दर पर, फिर उसके बाद ताकि वो आगे बढ़ सकें, अपना भी कार्य वो निरंतर कर सकें। और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। ठीक है, वो 1944 में एक और संस्था की स्थापना हुई थी जिसको विश्व बैंक की जुड़वा बहन भी कहते हैं। आप बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सी संस्था है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप ऐसे सर्च करके, जैसे मैंने ये पूछा कि आप बताइएगा कि विश्व बैंक का जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, कौन सी संस्था है, आप अगर उसको सर्च करेंगे तो आपको और अधिक जानकारी मिलेगी। उससे आप जब खुद से सर्च करेंगे तो कुछ भूलेंगे नहीं। तो आप उसको सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हैं काले गैंडे, इनके संरक्षण की बात की जा रही है विश्व बैंक के द्वारा। ये इन्हीं के संरक्षण की बात की जा रही है। तो ये हैं काले गैंडे। ठीक है, हमारे यहाँ कौन से नेशनल पार्क में सर्वाधिक काले गैंडे पाए जाते हैं, ये चीज़ भी आप सर्च करके बताइएगा कि हमारे यहाँ भारत में कौन से नेशनल पार्क में सर्वाधिक काले गैंडे पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये कानून कल मतलब न्यूज़ में था और आज भी है, काफ़ी ज़्यादा इसमें चर्चा की जा रही है। इसमें क्या है कि इसमें कुछ चेंजेस की बात की जा रही है। जैसे कि देखिए, क्या है कि इसमें पॉक्सो कानून के अंतर्गत 18 वर्ष से कम जो किशोर किशोरी हैं उनके ऊपर ये कानून लागू होता है। अगर उनके साथ कोई यौन शोषण या यौन उत्पीड़न और या तो फिर उनको पोर्नोग्राफी जैसे कुछ संबंधित मामले उनसे संलिप्त पाए जाते हैं तो उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसमें आरोपी को कम से कम 7 साल की सजा और ज़्यादा से ज़्यादा उसको उम्र कैद, इसमें ये दिया जा सकता है 7 साल की सज़ा। तो ये चीज़ भी आप याद रख लीजिएगा, इसमें 7 साल की सज़ा है। ठीक है, और कम से कम मतलब 7 साल से कम सज़ा नहीं दी जा सकती और उम्र मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें उम्र कैद दी जा सकती है। तो इसमें यही सब चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में। तो अभी देखिए, इसमें क्या है कि मैंने बताया कि ये 18 से जो नीचे हैं उनके लिए मतलब ये किया जा रहा है। जो 18 से नीचे है यानी कि जो 17 है उसके साथ अगर कुछ हो रहा है, जो 17 का एज का है, तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि यहाँ 16 कर दिया जाए। यानी कि 16 से जो नीचे किशोर किशोरी आएंगे, जो बच्चे 16 से नीचे 16 साल की उम्र से नीचे आएंगे, उनको ये एक्ट लागू होगा, मतलब उनके ऊपर ये एक्ट लागू होगा, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि कुछ चीज़ें मतलब वो लोग अपने संबंध में जो भी होता है कि वो लोग इसमें एज 16 साल करने की बात की जा रही है। आप ये ध्यान रखिएगा, 18 से 16 साल करने की इसमें बात की जा रही है। तो ये है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मामले हैं। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें क्या है कि ये एक्ट जो है जब 2012 में लागू हुआ था तब इसने काफ़ी अच्छा कार्य किया था। ठीक है, जब 2012 में लागू किए थे तब इसने अच्छा कार्य किया था। धीरे धीरे इसके जो मामले हैं वो धीरे धीरे कम होते गए। जैसे कि 1912 में मतलब 2014 में इसने 60% मामले सॉल्व किए, फिर उसके बाद 21, ऐसे करके घटता जा रहा है। और इसमें बहुत सारे जैसे कि 2,36,000 2,31,000 या 36,000 ऐसे कुछ मामले पाए गए। तो उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा मामले उसके रिश्तेदारों के, मतलब कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा यौन उत्पीड़न होता है तो रिश्तेदार मतलब कि उनके सगे संबंधी जो होते हैं वो ज़्यादा इसमें संलिप्त पाए जाते हैं। और जो मतलब उसको उस बच्चे या बच्ची को जो जानकार होते हैं उसके परिवार के लोग वो ज़्यादा संलिप्त पाए जाते हैं। तो इसमें यही बात की जाती है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये जो है 2012 से पूरे देश में लागू हुए। 18 अभी तो इसमें 18 साल के किशोर किशोरी हैं, उनके साथ बाल उत्पीड़न, बाल शोषण, पोर्नोग्राफी जैसी कुछ चीज़ें होती हैं तो उसके खिलाफ ये एक्ट लागू किया जाता है। इसमें 7 साल की सज़ा और उम्र कैद की सज़ा है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। आर्टिकल जो 15 है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 बच्चों को विशेष अधिकार देता है। आर्टिकल 15 इसमें बच्चों को विशेष अधिकार दिया गया है। उसमें आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है, धर्म जाति लिंग और जन्म स्थान आदि के माध्यम से, आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन उसमें कुछ लोगों को अपवाद के तौर पर, जैसे महिला और वृद्ध,
और बच्चे इसके अंतर्गत अपवाद में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर इनके 15 के तहत अपवाद में आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये मान लीजिए कि किसी स्थान पे मान लीजिए कि आप कहीं बड़े घाट पे गंगा नहाने या मतलब कहीं पे गए हैं घूमने, तो वहाँ महिलाओं के लिए अलग से संरक्षण दिया जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि उनको लिंग के आधार पर क्यों आप उनको मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ ना कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो इसमें ये क्यों कहा गया कि लिंग के आधार पर उनके साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? तो वो महिलाओं को कुछ इसमें रखा गया है कि उनको संरक्षण दिया जा सकता है। इसमें महिला हो गई। अब मान लीजिए आप किसी बस में जाते हैं, ठीक है, अब उसमें बस में जाते हैं तो आप उसको क्या करेंगे कि जो छोटा बच्चा होता है उसको हाफ टिकट लगता है। जो छोटा बच्चा होता है उसको हाफ टिकट लगता है, तो फिर आप ये कहेंगे कि हम मतलब एक 20 साल का या 21 साल का कोई बच्चा मतलब लड़का और एक छोटा सा बच्चा कोई 5 साल का ये कहेगा कि हम भी भारत के नागरिक हैं और हम भी ये भी भारत का नागरिक, तो इससे हाफ टिकट क्यों? तो इसमें यही कहा गया है कि धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान आदि के मतलब जो 15 में है, आदि के माध्यम से, आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे कि महिला, बच्चे और वृद्ध। तो इसमें यही बात कही गई है कि जो आर्टिकल 15 है ये बच्चों को विशेष अधिकार देता है, ठीक है। उसमें से परिवार की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि अगर कुछ केसेस आते हैं, मतलब मतलब अब आज की डेट में सारे लोग जागरूक हो गए हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो बहुत से लोग जागरूक हो गए हैं। सब मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में तो कम, लेकिन शहरी क्षेत्रों में सभी लोग जागरूक हो गए हैं। तो बच्चों को अपने स्पर्श, मतलब अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श, यानी कि गुड टच और बैड टच के बारे में कुछ अंतर बताना चाहिए कि कैसे आपको कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बच्चों को दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे यही बात की गई है। और देखिए कुछ मामले इसमें हैं। इसमें ये बात की जा रही है कि हाल ही में आई रिपोर्ट में कम से कम 2 लाख और 31,000 केस मतलब इसमें मामले पाए गए हैं, जिसमें से केवल 14% मामले दोषी जो पाए गए हैं वो 14% दोषी पाए गए हैं। वो देखिए मतलब 2,31,000 मामले आए हैं और 14% इसमें दोषी पाए गए हैं, और अन्य सब या तो अपने साक्ष्य की कमी की वजह से छूट जाते हैं या फिर उनके ऊपर कोई राजनीतिक हाथ होता है उसकी वजह से छूट जाते हैं, ठीक है। तो आप ये आंकड़ा देख लीजिएगा कितना बड़ा है। 2,31,000 मामले आए हैं, जिसमें से सिर्फ 14% दोषी पाए गए हैं। 43% मामले साक्ष्यों के कारण या राजनीतिक दबाव के कारण वो छूट जाते हैं, उनकी मतलब पहुंच वैसी है। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसमें देखिए 48.66% जो मामले हैं ये परिचित ही करते हैं। 48.66% जो मामले हैं ये परिचित ही करते हैं। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद 3.7% मामले ये घर का आरोपी होता है। 48 है वो परिचित हैं, और जो 7.5 है वो घर का ही कोई सदस्य निकलता है, ठीक है। ये अभी रिपोर्ट जारी की गई, उसके आधार पर बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या होता है कि साल दर साल इस मतलब जो पॉक्सो एक्ट है इसकी साल दर साल इसकी जो मतलब रफ्तार है वो धीमी होती जा रही है। 2016 में इसने 60%, और 2018 में इसने 42, और 2020 में इसने 19.7, और 2021 में 20, यानी कि जो इसकी दर है वो घटती जा रही है। ये केस सॉल्व करने की दर है कि 60% केस सॉल्व किए थे 2016 में, फिर 42 2018 में, फिर 19 2020 में, 21 में 22%। तो यही चीज़ इसमें बताई जा रही है कि ये भी अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है। तो और आज के देखें सबसे ज़्यादा अगर ये कहा जाए कि मामले कहाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा मामले हैं आपके उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश में हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, और तमिलनाडु में सबसे कम है, यानी कि तमिलनाडु में 19.7 और उत्तर प्रदेश में 77.7% मामले लंबित पड़े हुए हैं। तो यही इसमें बात की गई है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सारा कुछ बता दिया गया है, कब से लागू हुआ है, कब क्या क्या इसके प्रावधान है, सारा कुछ अभी इसमें ये देखिए न्यूज़ में क्यों है ये भी चीज़ें बता दी गई हैं। तो 14 नवंबर 2012 से लागू है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे इसमें लागू मतलब इसमें रखे जाते हैं, और इसके यौन उत्पीड़न, शोषण, पोर्नोग्राफी जैसे मामले इसमें रखे जाते हैं। 7 साल इनकी जेल है कम से कम, और उम्र कैद, ठीक है, 7 साल से लेकर उम्र कैद। तो अब आगे बात करते हैं। इसमें क्या है, ये इंडिया आर्मेनिया मतलब रिलेशन के बारे में है। तो देखिए पहले तो आप इंडिया और आर्मेनिया का देख लीजिए। देखिए 2 कंट्री हैं, 2 कंट्री जैसे कि हमारा देश, हम और पाकिस्तान आपस में मतलब बॉर्डर टच करते हैं, तो वैसे ही 2 कंट्री हैं। एक ये है आर्मेनिया और एक है ये अजरबैजान, ठीक है। और ये बीच में एक सागर है, मतलब बीच में एक सागर है, इसको बताइएगा कौन सा सागर है। तो ये आर्मेनिया और अजरबैजान। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे ये वाला एरिया, इसमें क्या हुआ था कि ये लोग जो यहाँ पे जो धर्म था, वो जो यहाँ धर्म फॉलो किया जाता है आर्मेनिया में, उस धर्म के लोग इस एरिया में निवास करते थे, ठीक है। और यहाँ ये कंट्रोल में था अजरबैजान के, ठीक है।
तो उसके बाद अजरबैजान के कंट्रोल में था, तो इसमें वोटिंग कराई गई। जैसे कि हम लोगों ने जब जूनागढ़ को मिलाया था, तो जूनागढ़ में क्या था कि वहाँ की अधिक जनसंख्या थी वो हिंदू थी और जो शासक था वो मुस्लिम था, तो वोटिंग करवाई गई। वोटिंग जब यानी जनमत संग्रह करवाया गया तो पक्ष में, इंडिया के पक्ष में वोट आया, तो फिर वो एरिया जूनागढ़ इंडिया को मिल गया। ठीक है, तो यहीं पे ये बात कही जा रही कि यहाँ के जो धर्म है वो इस यहाँ जो आर्मेनिया में रहते हैं उस धर्म को फॉलो करता है, तो इसमें जनमत संग्रह करवाया गया और यहाँ कंट्रोल था अजरबैजान का। तो इसने में जनमत संग्रह करवाया गया, तो आर्मेनिया इसमें जीत गया, आर्मेनिया को इसमें वोट मिल गए, आर्मेनिया इसमें जीत गया कि ये एरिया आर्मेनिया को दे दिया जाए। तो अजरबैजान ने ऐसा किया नहीं, उसने देने से मना कर दिया। तो इन दोनों के बीच में यही चीज़ है, बहुत पहले से चली आ रही है। देखिए यहाँ पे जूम करके इसका दिखाया हुआ है, और ये तुर्की है, ये अजरबैजान है, ये आर्मेनिया है, ये अजरबैजान है। तो इंडिया ने खुले तौर पर कह दिया कि वो आर्मेनिया का साथ दे रहा, अजरबैजान का नहीं। क्यों? आपने ये सोचा होगा कि इंडिया कभी बोलता नहीं खुले से, मतलब कि वो किसी देश का सपोर्ट नहीं करता। वो सोचता है कि अगर इसके साथ मेरी अच्छी दोस्ती तो इसके साथ मैं अपनी दुश्मनी मतलब क्यों लूँ। लेकिन यहाँ पे इंडिया ने बोल दिया है कि वो आर्मेनिया के सपोर्ट में, अजरबैजान का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अजरबैजान जो है ये हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। जब जम्मू कश्मीर का मामला आता है तो अजरबैजान पाकिस्तान के सपोर्ट में हमेशा आता है, खुल्लम खुल्ला। तो इसी तौर पर इंडिया ने आर्मेनिया का साथ देने के लिए कह दिया। अब देखते हैं कि आर्मेनिया और इंडिया के रिलेशन कैसे हैं। इसके ये न्यूज़ में क्यों? क्योंकि आर्मेनिया और इंडिया के रिलेशन के 30 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये देखिए आर्मेनिया और अजरबैजान यहाँ पे है। अच्छा, ये चीज़ बताइएगा कि ये जो सागर है, ये जो सागर है ये कौन सा सागर है? चलिए बता देते हैं, ये कैस्पियन सागर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि कैस्पियन सागर से मतलब कौन कौन से देश टच करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसके कुछ रिलेशन है। वर्ल्ड मैप से हम आर्मेनिया और अजरबैजान के बारे में पता कर लेते हैं। तो ये है हमारा इंडिया, और आपको यहाँ तुर्की के पास ये आर्मेनिया और अजरबैजान देखने को मिलेगा। जब आप मैप देखें तो अच्छे से सब चीज़ें देख लें। ठीक है, अब ये देखिए बात करते हैं। ये हैं एक नेतन्याहू। तो इनको क्या हुआ है कि ये ब्राज़ील के इज़राइल के जो व्यक्ति हैं, मतलब इनको क्या हुआ, इनको प्रधानमंत्री हैं, इज़राइल के प्रधानमंत्री को एक पुरस्कार भारत के द्वारा दिया जाएगा, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार ये आपको इज़राइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनको दिया जाएगा भारत के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के रिश्ते इज़राइल के साथ काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि मतलब यूएसए इज़राइल का सपोर्ट करता है, और यूएसए इज़राइल का सपोर्ट करता है, लेकिन इज़राइल हमेशा भारत के सपोर्ट में, जैसे कुछ मुद्दा हुआ तो हमेशा भारत के सपोर्ट में करता है, भारत का सपोर्ट करता है। तो इज़राइल और भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। तो इसमें यही बात की जा रही है। तो पुरस्कार कौन सा है? तो प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसको दिया जाएगा? तो जो इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इज़राइल के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये है आपका इज़राइल। ठीक है, ये है इज़राइल। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये इज़राइल, यहाँ पे ये इज़राइल है, और इसको आप मैप के थ्रू देख लें। इसके बाद इसको आप देख लें कि इसमें कुछ रीज़न है जो इसमें भी न्यूज़ में काफ़ी बना रहता है। देखिए 2017 में ये पूरा जो इज़राइल है आज का, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये पूरा था फ़िलिस्तीन। ठीक है, जिसको हम फ़िलिस्तीन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे कहीं कहीं आपको, जैसे कि यहाँ थोड़ा सा, यहाँ पे कहीं कहीं आपको इज़राइल नज़र आ रहा है। उसके बाद इज़राइल के जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं। फिर धीरे धीरे ये अपना बढ़ते गए। 1948 में जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो तभी फ़िलिस्तीन मतलब ज़्यादा बढ़ गया। और ये है आपका इज़राइल, और ये है पूरा फ़िलिस्तीन। फिर उसके बाद फिर आया तो ये फिर थोड़ा बढ़ गया इज़राइल, और फिर उसके बाद देखिए ये धीरे धीरे इज़राइल बढ़ता चला गया। अब सिर्फ फ़िलिस्तीन इतना बचा है। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का है ये सिर्फ फ़िलिस्तीन बचा हुआ है, और ये जो मतलब थोड़ा वाटर कलर का है ये आपका इज़राइल है। इसमें आपको कहीं इज़राइल दिख रहा है, इसमें आपको कहीं इज़राइल थोड़ा थोड़ा इधर उधर नज़र आ रहा होगा। फिर इसमें देखिए उसने अपना कैसा मतलब अपना अड्डा जमा लिया। फिर ये इसमें देखिए, और इसमें भी देखिए, इसमें 2020 में इसका ये है, और ये है आपका फ़िलिस्तीन, और ये है इज़राइल। इसमें भी वर्ल्ड बैंक एक स्थान है, वर्ल्ड बैंक के स्थान पे ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये छोटा सा देश है, और कैसे मतलब इसको पूरा कंट्रोल में ले लिया। तो जब किसी देश के ऊपर पीछे से उसकी कोई बड़ी ताकत खड़ी होती है तो फिर वो आराम से उसको कंट्रोल कर सकता है। इज़राइल के पीछे यूएसए है,
और यूएसए सब करवा रहा है, तो इसके लिए इसने कंट्रोल में फ़िलिस्तीन को धीरे धीरे समाप्त कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश में गुब्बारा और नौकायान प्रतियोगिता महोत्सव चलने मतलब होने वाला है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुँचेंगे। अगर इससे संबंधित कुछ और न्यूज़ आएगी तो आपको बता दी जाएगी। चलिए कुछ फैक्ट से संबंधित बात कर लेते हैं। कुछ फैक्ट से संबंधित बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि असम में 4 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। असम मैप में देख लीजिएगा तो असम में कुछ 4 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। और फूड सिक्योरिटी स्कीम एक है, ये जनवरी 1923 को चालू की जाएगी। उसके बाद गवर्नमेंट ने गंगा मिशन को, जो क्लीन गंगा मिशन है उसके लिए 13 करोड़ रुपए की बात की जा रही है। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की थी ये न्यूज़, और ये है आपका कल्पमेधा, जो आप इसको कोटेशन को रख सकते हैं। धन से सद्गुरु नहीं उत्पन्न होते, बल्कि सद्गुणों से ही धन और अन्याय इच्छित वस्तुओं को प्राप्त होती है। तो आप ये चीज़ रख सकते हैं अपने पास। और आज का वीडियो यहीं तक, आज का लेक्चर यहीं तक। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।